के 6th चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसका शीर्षक है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। जिन लोगों ने पहले की वीडियोज नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन से प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बाकी सभी वीडियोज को देख सकते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी का जो सतह है वो एक समान नहीं है, हर जगह पे अलग अलग है। कहीं देखेंगे पर्वत है बहुत ऊंचा, यह पृथ्वी का ही सतह है। कहीं पहाड़ी को देखेंगे पर्वत से थोड़ा नीचा, कहीं पठारी क्षेत्र है, कहीं मैदानी क्षेत्र है। तो ये सभी पृथ्वी के स्थल मंडल के ही एक अलग अलग रूप हैं। इन्हीं के विषय में इस अध्याय में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पर्वत, पहाड़ी, मैदानी, इन तीनों क्षेत्र के विषय में आज पढ़ेंगे। तीनों के गुण के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। फिर तीनों का कुछ अच्छा एग्जाम्पल दिया जाएगा, कैसे ये बनता है, निर्माण होता है, इन सब प्रक्रियाओं के विषय में बताया जाएगा। ओके, देखिए, सबसे पहले यहाँ पृथ्वी के आंतरिक प्रक्रिया के विषय में बताया जा रहा है। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि पृथ्वी अपना गोल है, जिस पे हम रहते हैं वह पृथ्वी का ऊपरी सतह है, लेकिन पृथ्वी के अंदर लगातार लावा की बहुत ही तेज गति होती रहती है। इसे ही पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। और इस आंतरिक प्रक्रिया के कारण क्या होता है, जैसे पृथ्वी का सतह कहीं पे कमजोर मिला, वहां पे लावा बाहर निकल गई तो वह सतह ऊपर उठ गया। ऐसे ही कहीं पे सतह जो है नीचे धंस जाता है। तो फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि पृथ्वी के आंतरिक प्रक्रिया के कारण पृथ्वी की सतह जो है कभी ऊपर उठ जाती है तो कभी नीचे धंस जाती है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा इस बॉक्स को देख लेते हैं। पहाड़ी के विषय में बता रहा है कि पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है, यानी कि आसपास का भूमि समतल है और वहां से ऊंचा अगर ऐसा कुछ निर्माण हो गया या फिर आपको दिख रहा है तो उसे हम पहाड़ी कहेंगे। पहाड़ी के विषय में बता रहा है कि अगर वह पहाड़ी 600 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर है और उसका ढाल बहुत ही खड़ा हो गया है तो उसे हम पर्वत के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपसे 8000 मीटर से अधिक ऊंचे कुछ पर्वतों का नाम पूछ रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग, क्योंकि पिछले अध्याय में हम लोगों ने इसके विषय में पढ़ा है कि 8000 मीटर से ऊंचे पर्वत का नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए, हम लोगों ने पृथ्वी के आंतरिक प्रक्रिया के विषय में पढ़ा कि लावा का हमेशा जो है संचरण होते रहता है, गति होते रहता है, जिसके कारण पृथ्वी का स्थल रूप कभी ऊपर उठ जाता है, कभी नीचे धंस जाता है। अब अगर पृथ्वी के बाह्य प्रक्रिया को हम समझे, स्थल मंडल के बाह्य प्रक्रिया में दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन का मतलब क्या है कि पृथ्वी का सतह टूट फूट कर घिस जाता है, और निक्षेपण का मतलब उस टूट फूट के घिसे हुए जो है चीज को, उस जो है अवशेष को एक जगह ले जाकर फिर से जमा कर देना, उससे किसी खास प्रकार के निर्माण को कर देना, उसे निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। क्या होता है कि नदियों जल, वायु, बर्फ, इन तीनों के द्वारा हमेशा जो है कुछ टूट फूट के, जैसे पर्वत पे अगर नदी बह रही है तो अपने साथ टूट फूट के पर्वत के कुछ हिस्से को बहा कर ले जाएगी और नीचे ले जाकर उन सबको निक्षेपित कर देगी और मैदान का निर्माण कर देगी। तो ये अपर्दन का मतलब हो गया टूट फूट जाना, और निक्षेपण का मतलब उसको एक जगह ले जाकर फिर से नदी द्वारा डाल देना। यह काम हवा भी करता है, जैसे कुछ टूटा फूटा है या कहीं जो है बहुत जोर से हवा लगातार अगर हर रोज बह रही है तो वहाँ क्या होगा, वो स्थल टूटने फूटने लगेगा, तो उसे अपर्दन की प्रक्रिया कहेंगे। फिर हवा जब उसको उड़ाकर दूसरे जगह ले जाकर रख देगी, उसे निक्षेपण की प्रक्रिया कहेंगे। तो यह प्रक्रिया जो है बाह्य प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, स्थल रूप के बाह्य प्रक्रिया के नाम से, और इसके द्वारा भी निर्माण का कार्य चलते रहता है, ठीक है। बताया जा रहा है कि स्थल रूपों को हम उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वत, पठार और मैदान में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब आइए तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं कि पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है और मैदान क्या होता है। ओके, सबसे पहले पर्वत के विषय में पढ़ते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, मतलब यह प्राकृतिक रूप से निर्मित ऊंचाई है जिसे हम पर्वत को जैसे देखते हैं। पर्वत का शिखर बहुत छोटा होता है और आधार चौड़ा। आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं, ये देखिए, पर्वत का आधार बहुत ही चौड़ा होगा और शिखर बहुत ही छोटा होगा। इसका मतलब यह है कि इसका जो ढाल है बहुत खड़ा ढाल है, बिल्कुल खड़ा, सब बहुत ज्यादा सपाट नहीं है, ठीक है। तो पर्वत के सबसे पहले विशेषता को यहाँ बताया गया। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ज्यादा ऊंचा होता है। कुछ पर्वत तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बादलों में आपको दिखाई देंगे, आपने देखा होगा। और पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो जलवायु ठंडी होती जाती है। अब सोचिए, कुछ ऐसे पर्वत हैं जो बिल्कुल बादलों को छूते हैं, उतने ऊंचाई पर तो जलवायु बहुत ठंडी हो जाएगी। तो जलवायु ठंडी होने के कारण क्या होता है, ऐसे पर्वतों के ऊपरी भाग पर हमेशा बर्फ जमे होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि वहाँ बर्फ की नदियां होती है, और इन बर्फ की नदियों को हिमानी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं,
जिन्हें हम देख नहीं सकते। देखिए, हम लोग पर्वत के निर्माण के विषय में अभी आगे पढ़ेंगे, तो वह सेम प्रक्रिया जिसे हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं समुद्र के अंदर होता है। और अगर समुद्र के अंदर, महासागर के अंदर वो प्रक्रिया होगा तो वैसे जो है आकृति का निर्माण तो अंदर भी होगा, लेकिन चूंकि बहुत गहराई है तो वह सब कुछ अंदर ही होकर रह जाता है, हम देख नहीं पाते हैं। तो जैसा पर्वत आपको पृथ्वी पर दिखाई देता है ऊंचा, वैसा पर्वत समुद्र के अंदर भी है, लेकिन हम लोग उसे देख नहीं पाते। ये एक चीज यहाँ बताई जा रही है। बताया जा रहा है पर्वतीय क्षेत्र का जो जलवायु होता है बहुत ही कठोर जलवायु होता है, इसलिए वहाँ बहुत कम लोग निवास करते हैं। कहने का मतलब उपयुक्त जलवायु नहीं होता। वहाँ का धरातल जो है बहुत ही खड़ी ढाल वाला होता है। हम लोगों ने अभी देखा, आधार बहुत चौड़ा है और शिखर बहुत ही छोटा। इसका मतलब क्या हुआ, जो ढाल है बहुत ही खड़ी ढाल है बिल्कुल। वहाँ की भूमि जो है कृषि योग्य नहीं होती। इन सब समस्याओं की वजह से बहुत कम लोग वहाँ निवास करते हैं। उपयुक्त जो है जलवायु नहीं है निवास करने के लिए। एक बात बताई जा रही है कि पर्वत अगर एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं उसे हम श्रृंखला के रूप में जानते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए, अगर ये पर्वत है, ऐसे एक पर्वत है, फिर ठीक इसके बाद एक पर्वत, फिर ठीक इसके बाद एक पर्वत, ऐसे अगर पर्वत श्रृंखलाओं में आपको दिखे तो उसे पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। कहा जा रहा है कि बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं। जैसे अपना हिमालय, आल्प्स जो है पर्वत के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर एंडीज पर्वत जो दक्षिण अमेरिका में है। आल्प्स कहाँ है, यूरोप में। ये एग्जाम्पल हमेशा ध्यान रखिएगा। हिमालय एशिया में है, एशिया भारत में है तो भारत में है। आल्प्स पर्वत जो है यूरोप में है, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है कि पर्वतों को उसके ऊंचाई एवं आकार में जो है भिन्नता होती है। पर्वत को आप देखेंगे, कोई पर्वत बहुत ही ऊंचा है, कोई थोड़ा नीचे है, ये बातें बता रही है। कोई बहुत जो है पर्वत बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है। अब हम लोग पर्वत के प्रकार के विषय में पढ़ते हैं। यहाँ पर्वत के 3 प्रकार को बताया जा रहा है, वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। देखिए, अगर वलित पर्वत के विषय में बात करें तो वलित पर्वत का अर्थ होता है कि जिसका सतह बहुत ही उबड़ खाबड़ हो। मतलब जो सतह है पर्वत का बहुत उबड़ खाबड़ हो, बिल्कुल भी कुछ समानता ना हो, और जिसका शिखर शंक्वाकार हो। ठीक है, इस प्रकार का शंक्वाकार हो, उसे हम लोग वलित पर्वत के नाम से जानते हैं। इसके उदाहरण को देख लीजिए। सबसे पहले चित्र देख लीजिए। ये देखिए, वलित पर्वत को दिखाया गया है। देख रहे हैं वलित पर्वत, जो इसका ये बिल्कुल कटाफटा होगा और शिखर पर जाएंगे तो शंकु के आकार का शिखर दिखेगा। इसे ही हम लोग वलित पर्वत कहते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो दिया जा रहा है कि हिमालय और आल्प्स दोनों ही वलित पर्वत हैं। हिमालय कहाँ है, एशिया में। आल्प्स कहाँ है, हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा था, आल्प्स जो है यूरोप में है। ठीक है, चलिए, अब ये बहुत ही इंफॉर्मेशन बहुत ही मतलब एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की जो अरावली श्रृंखला है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अब क्या होता है कि अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला बहुत ही घिस गई है। बहुत दिनों से पर्वत श्रृंखला बहुत पुरानी है, हवा चल रहा है, नदी बह रही है, इन सब के कारण क्या होगा, अपर्दन की प्रक्रियाएं हमेशा चलती रहती है। इसके कारण यह बहुत ही घिस गया है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत बताए जा रहे हैं, ये गोलाकार दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई और पर्वतों से कम है, ये भी वलित पर्वत हैं। यहाँ वलित पर्वत के 4-5 उदाहरण आपको दिए गए, हमेशा ध्यान रखिएगा। आल्प्स पर्वत, हिमालय पर्वत, भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला, उसके बाद जो है रूस का जो यूराल पर्वत है, और अमेरिका का अपलेशियन पर्वत है। ये सभी क्या है, वलित पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है, वलित पर्वत के उदाहरण है। चलिए, इसके बाद है भ्रंशोत्थ पर्वत को हम लोग समझते हैं। क्या होता है कि जब स्थल का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और कुछ नीचे धंस जाता है, कुछ ऊपर उठ जाता है, तो ऐसे जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे हम लोग भ्रंशोत्थ पर्वत के नाम से जानते हैं। जो भाग ऊपर उठ जाता है उसे उत्खंड कहते हैं, जो भाग नीचे धंस जाता है उसे द्रोणिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, अब कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। जैसे यूरोप की जो राइन घाटी है तथा वॉस्जेस पर्वत है, इसी तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है, भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण है। उसके बाद बताया जा रहा है कि आप विश्व के जो है एटलस में, मतलब विश्व मानचित्र में इनको ढूंढना है, ये यूरोप के राइन घाटी को और वॉस्जेस पर्वत को। आप अगर एटलस हो तो इसको ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ है। अगला ज्वालामुखी पर्वत को हम लोग समझते हैं। देखिए, ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण जो पर्वत बनता है उसे हम लोग ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जानते हैं। ज्वालामुखी आप देखते होंगे
इस प्रकार की संरचना होती है। जब ज्वालामुखी होगा तो लावा निकलेगा, लावा निकल के ठंडा हो जाएगा, ऐसे पर्वत का निर्माण होगा। तो ऐसे पर्वतों को हम लोग ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल बताया जा रहा है अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा जो है इस तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। तीनों पर्वतों के उदाहरण में जो जो बताया गया उसे ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि आल्प्स किस पर्वत का उदाहरण है तो आप बताइएगा कि आल्प्स जो है किस पर्वत का उदाहरण है, तो वलित पर्वत का। वैसे ही आपसे पूछ दे वोस्टजेस पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है, तो भ्रंशोत पर्वत का। किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो पूछ दे तो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। यह ध्यान रखने की चीज है। देखिए, पर्वत के उपयोगिता के विषय में बताया जा रहा है कि पर्वत ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं तो वो उपयोगी नहीं है। पर्वत बहुत ही लाभदायक होता है। एक तरीके से देखें तो पर्वत को जल का संग्रहागार कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी नदियां पर्वतों के हिमानी से निकलती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पर्वत का ऊपरी जो भाग होता है वहाँ बर्फ जमे होते हैं, हिमानी होते हैं। वह हिमानी क्या होता है कि हमेशा ही पिघलते रहता है और पानी उससे निकलता है, जिस पानी से नीचे आकर नदी बनता है। तो आप कह सकते हैं नदियों का जो है एक प्रकार से उद्गार क्षेत्र है पर्वत, तो बहुत ही लाभदायक है। इसके बाद जो पर्वतों से जल निकलते हैं उसका उपयोग सिंचाई के रूप में किया जाता है और बहुत ही फोर्स के साथ निकलता है, क्योंकि ऊंचाई से गिरता है। तो पनबिजली उत्पादन में भी उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है, वेदिका कृषि की जाती है, वो भी उपयोगी है। फिर नदी घाटियों का निर्माण होता है, बहुत ही नदी घाटी उपजाऊ होता है। पर्वत के विषय में बताया जा रहा है कि पर्वतों पर अलग अलग प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। हमें वनों से क्या होता है, पर्वत पर जो वन होंगे उनसे ईंधन मिलेगा, चारा मिलेगा, तथा और भी बहुत प्रकार के उत्पाद मिलेंगे, जैसे गोंद, रेजिन। ये सभी पर्वतीय क्षेत्र के वनों में ही पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पर्वत बिल्कुल ही उपयोगी नहीं है, बहुत प्रकार के उपयोग हैं। चूंकि अलग अलग जो है स्थल रूपों का उपयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है, सबका अपना उपयोग है, तो पर्वत का भी अपना एक स्पेसिफिक उपयोग है। फिर एक बात बताई जा रही है कि पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, हैक ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग। ये सब जो है पर्वतों के कुछ प्रचलित खेल के नाम हैं। चलिए अब हम लोग पठार के विषय में पढ़ेंगे। पठार के विषय में बताया जा रहा है कि पठार जो है उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। ठीक है, पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होगी। पर्वत जो है बहुत ऊंचे होते हैं, पठार उतना ज़्यादा ऊंचा नहीं होता। पठार जो है उससे कम ऊंचाई का होता है। पर्वत के विषय में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि उसका ढाल बहुत ही ज़्यादा ऐसे बिल्कुल यूं होगा, लेकिन पठार में ऐसा नहीं है। पठार जो है सपाट भूमि है, ऊपर जाके यह बिल्कुल जो है नॉर्मल हो जाता है, समतल हो जाता है, जिस पे आराम से कृषि भी की जा सकती है और लोग रहते भी हैं। बताया भी जा रहा है कि इसका जो ऊपरी भाग होता है मेज के समान सपाट होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद पढ़ते हैं कि पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक होती है। इसकी ऊंचाई के विषय में बताया गया। पर्वतों की तरह पठार भी बहुत पुराने हो सकते हैं। जैसे भारत में जो दक्कन का पठार है पुराने पठारों में से एक है, ध्यान रखिएगा। भारत में कौन सा पठार, दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। फिर एग्जाम्पल दिया जा रहा है केन्या, तंजानिया और युगांडा में जो पूर्वी अफ्रीकी पठार है और ऑस्ट्रेलिया में जो पश्चिमी पठार है, इस प्रकार के उदाहरण है, मतलब पुराने पठारों के उदाहरण है। जो सबसे महत्वपूर्ण है पठारों में वो तिब्बत का पठार है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, आप बताएंगे तिब्बत का पठार। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि किसी भी ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, तो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है तिब्बत के पठार की, 4000 से 6000 मीटर तक। अब अगर पठारों की उपयोगिता की बात करें तो खनिज जो है बहुत ही प्रचुर मात्रा में पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि विश्व के जितने भी खनन क्षेत्र हैं पठारी क्षेत्रों में ही है, पठारी भागों में ही स्थित है। अफ्रीका का पठार तो खासकर प्रचलित है, क्योंकि वहां से सोना और हीरा निकलता है, वहां सोने और हीरे का खनन किया जाता है। भारत में भी छोटा नागपुर में जो पठार है वहां से लोहा, कोयला, मैंगनीज ये सब निकाले जाते हैं। ठीक है, चलिए पठारी क्षेत्रों के विषय में एक बात और बताई जा रही है कि जल प्रपात वहाँ हो सकते हैं। नदियाँ क्या होती है कि पठारी क्षेत्रों में बहुत ऊंचाई से एकदम नीचे गिरती है, तो जल प्रपात वहाँ जो है बन जाता है। एग्जाम्पल बताया जा रहा है छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी जो जाती है तो वहाँ हुंड्रू जलप्रपात बनता है, तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात बनता है। दो उदाहरण आपको दिया जा रहा है। पूछा जा सकता है कि हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है, तो छोटा नागपुर पठार में स्वर्णरेखा नदी पर। पूछा जा सकता है कि
जोग जलप्रपात कहाँ है, तो जोग जलप्रपात कर्नाटक में है। ओके, इस प्रकार से जलप्रपात के उदाहरण को हम लोगों ने देखा। एक बात और बताई जा रही है कि अगर पठार जो है लावा पठार है, लावा पठार का मतलब हुआ ज्वालामुखी जो है प्रक्रिया के अंतर्गत, जो जैसे ज्वालामुखी है, अगर ज्वालामुखी से कोई पठार बना है तो वहाँ की मिट्टी काली मिट्टी होती है और काली मिट्टी बहुत ही उपयोगी होता है। तो उस क्षेत्र में क्या होगा, लोग अच्छे से खेती कर पाएंगे। फिर पठारों में बहुत सारे रमणीय स्थल भी होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पर्यटक लोग भी पठारी क्षेत्रों में घूमने के लिए जाते हैं। तो ये कुछ पठारों के विषय में जानकारी थी, ध्यान रखने लायक। अब हम लोग मैदान के विषय में पढ़ते हैं। तो मैदान जो है समतल भूमि का बहुत बड़ा भाग है। पठारी और पर्वतीय क्षेत्र उठे हुए होते हैं। मैदान क्या है, बिल्कुल सपाट क्षेत्र होगा, समतल भूमि होगा। समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अगर होता है तब वह मैदान नहीं होगा, यानी कि समुद्र तल है इससे 200 मीटर के अंदर ही होगा तभी मैदान होगा। अब मैदान का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सीधा, कहीं पे मैदान काफी समतल भी हो सकता है, कहीं पे थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कभी नहीं जाएगा। अगर उससे ऊपर जाता है तो आकार के अनुसार या जो है आकृति के अनुसार पठार हो जाएगा या पहाड़ी हो जाएगा, या बहुत ऊंचा होगा तो पर्वत हो जाएगा। 200 मीटर से नीचे होगा तो मैदान होगा, ये ध्यान रखना है। चलिए, बताया जा रहा है कि मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा होता है। क्योंकि नदियाँ क्या करती है, पर्वतों से पठारों से होती हुई गुजरती है, तो निक्षेपण की प्रक्रिया से, अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया से क्या होता है, मैदान का निर्माण होता है। नदियाँ जो है पर्वतों से आई, अपने साथ कुछ सिलवट पत्थर बालू ये सब लेकर आई, फिर पठारों से होती हुई पठारों पर जो कुछ मिट्टी को काट लिया, इन सब को मिलाकर जहाँ नीचे आती है तो इस सभी चीज़ों को निक्षेपित कर देती है और फिर इसी निक्षेपण से मैदान का निर्माण होता है। तो ये मैदान क्या होता है, बहुत ही आप कह सकते हैं कि चूंकि इन सभी चीज़ों से बना होता है तो यह उपजाऊ होता है। तो उपजाऊ क्षेत्र में अधिक से अधिक लोग रहेंगे क्योंकि कृषि जो है बड़े स्तर पे किया जाएगा। उसके बाद जो है मैदान जो होता है समतल भूमि होता है, तो यहाँ परिवहन के साधन भी आसानी से निर्मित हो जाते हैं। मैदान में सबसे अधिक जो है जनसंख्या वाले लोग रहते हैं, मतलब विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या पूछी जाए कहाँ है तो मैदानी क्षेत्रों में है, क्योंकि पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों के अपेक्षाकृत मैदानी क्षेत्रों में सुविधाएं अधिक है, रहना आसान होता है। ठीक है, नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ मैदान का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि एशिया और उत्तर अमेरिका में ऐसे मैदान पाए जाते हैं। एशिया की बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो मैदान बनाया जाता है वह बहुत ही जो है कह सकते हैं उपजाऊ है। फिर चीन में यांगत्से नदी द्वारा जो है मैदान बनाया जाता है, वह भी बहुत प्रमुख है। ये दो एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ जो है ऑथेंटिक है नहीं इस पैराग्राफ में। स्थल रूप एवं लोक के विषय में पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि जो लोग जिस जगह पे रहते हैं उनके जीवन यापन का तरीका वैसा ही हो जाता है। जैसे अगर कोई पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाला निवासी है तो उसके जीवन जीने का तरीका वैसा ही हो जाएगा, वह उसके अनुकूल हो जाता है। मैदानी क्षेत्र में रहने वाला मैदानी क्षेत्र के अनुकूल हो जाता है। लेकिन फिर भी आप देखें तो मैदानी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में उनका जीवन थोड़ा सा सरल होता है। ठीक है, चलिए, मैदानों में बताया जा रहा है कि फसल उगाए जाते हैं, सड़क जो है अच्छे से बना होता है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें वहाँ भी है लेकिन कुछ ना कुछ अंतर हो ही जाता है। प्रकृति के विषय में बताया जा रहा है कि प्राकृतिक आपदाएं कभी कभी क्या करती हैं कि भूकंप ज्वालामुखी जैसे जो है विनाश लाती हैं, लेकिन लोगों में अगर आप पहले से इन सब के विषय में जागरूकता फैलाते हैं कि भूकंप अगर अचानक आता है तो आपको क्या करना चाहिए, ज्वालामुखी उद्गार अगर होता है तो आपको क्या करना चाहिए अगर आप उसके आसपास हैं, तो तूफान या बाढ़ के समय आपको क्या करना चाहिए। कहने का मतलब जो ये आकस्मिक घटनाएं हैं कहकर कभी नहीं आती और आप सभी को पता है कि ये कभी भी आ सकती हैं, तो लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाई जानी चाहिए ताकि अचानक कभी ऐसा कुछ होता है तो लोग खुद को इस चीज़ से बचा सके। फिर बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग प्रकृति का या इस पृथ्वी का गलत प्रयोग करते हैं, जैसे कि कहीं पर भी कूड़ा फेंक देंगे, कहीं उपजाऊ जमीन है उस पर घर बना देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों में एक समझदारी हो अपने इन्वायरमेंट के प्रति, अपने पृथ्वी के प्रति, ताकि वो अच्छे से कोई काम करे। अगर अच्छे ढंग से हर काम किया जाए तो प्रकृति और पृथ्वी हमेशा संतुलित होगी, यहाँ कुछ गलत नहीं होगा। ये सारी बातें यहाँ बताई जा रही है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम पृथ्वी का या प्रकृति का प्रयोग इस प्रकार करें कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी यह सुरक्षित हो। ओके, चलिए, ये चैप्टर समाप्त हुआ। प्रश्नों को जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। बताया जा रहा है, प्रश्न है पहला, प्रथम
प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं, तो बता दीजिए। मैदान, पर्वत, पठार, ये सब क्या है, प्रमुख स्थल रूप हैं। पर्वत एवं पठार में अंतर पूछ रहा है तो दोनों के अंतर को आप बारी बारी से बता सकते हैं। पर्वत के विषय में बता दीजिए कि बहुत ऊंचा होता है, आधार बहुत चौड़ा है, शिखर बहुत छोटा है। यह भी बता सकते हैं कि पर्वतों पर हिमानी होते हैं। पठार के विषय में बता दीजिए कि सपाट भूमि है, ऊपर जो है मेज की तरह हो जाता है, पर्वतों के अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर होता है। ये सब कुछ आप बता सकते हैं। पर्वतों के विभिन्न प्रकार के नाम बताइए, बता सकते हैं वलित, भ्रंशोत, ज्वालामुखी, इन तीनों के उदाहरण भी दे सकते हैं। मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है, तो सबसे पहले तो वहां से नदी निकलती है। नदी जो है पर्वतों से निकलने वाली नदियाँ क्या करती है, मैदानों का निर्माण करती है। मैदानी क्षेत्र बहुत उपयोगी होता है, ये बता सकते हैं। फिर पर्वतीय क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, वहां से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो इस प्रकार ये उपयोगी है। मैदान का निर्माण कैसे होता है, तो नदियों द्वारा होता है। वहीं अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया से आप समझ ही चुके हैं। नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों, क्योंकि नदियाँ जिस मैदान को निर्मित करती है वह बहुत ही उपयोगी होता है, इसलिए अधिक से अधिक लोग वहाँ रहते हैं। पर्वतों में जनसंख्या कम होती है, क्यों, क्योंकि जो है जलवायु उपयुक्त नहीं है, उपजाऊ क्षेत्र नहीं है, ऐसे कुछ कारण हैं, इसलिए पर्वतों में मैदानों के अपेक्षाकृत कम लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं किस प्रकार से, ढाल के विषय में। ऊंचाई तो दोनों में ही होता है, अब ठीक है, तो ढाल इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा, हिमानी कहाँ पाई जाती है, पर्वतों में। दक्कन पठार कहाँ स्थित है, भारत में। यांगत्से नदी कहाँ बहती है, चीन में। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला के नाम बताइए, तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला कहाँ है, यूरोप में है। खाली स्थान को भरने के लिए कह रहा है। पहला, समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहेंगे, मैदान कहेंगे। हिमालय एवं आल्प्स किस प्रकार की पर्वत है, वलित पर्वत के उदाहरण है, हम लोगों ने पढ़ा। अगला, खाली स्थान क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता, तो पठारी क्षेत्रों में क्या होता है, खनिज की प्रचुरता होती है। पर्वतीय श्रृंखला पर्वतों का एक क्रम है, तो यहाँ पर्वतीय श्रृंखला कह सकते हैं। खाली स्थान क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र है, तो मैदानी क्षेत्र क्या होता है, कृषि के लिए बहुत ही उत्पादक क्षेत्र होता है। ये हम लोगों का 6वां अध्याय था। अगले वीडियो में हम लोग 7वें अध्याय को कवर करेंगे। जो है 8 अध्याय है इसमें, तो हो सकता है कल या परसों से आपको 7th क्लास की ज्योग्राफी देखने को मिले। 7th क्लास की ज्योग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण है।